चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। कब तक ऐसे रोते रहोगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा बस आते ही होंगे। हाँ, आज तो काफी अच्छी लकड़ियाँ मिल गई हैं। अब इन्हें बाजार में बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। अभी इन लकड़ियों को उठाकर घर ले जाता हूँ। फिर शाम होते ही मैं इन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच आऊंगा। इसके बदले मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। राम उन लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। राम एक बहुत मेहनती आदमी था जो पूरा दिन जंगल में दरख्त की लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पेट भरता था। राम अपनी पत्नी सीता के साथ जंगल में एक पेड़ के छोटे से झोपड़े में रहा करता था। सीता, आज जंगल में मुझे अच्छी लकड़ियाँ मिली हैं। आशा करता हूँ इन लकड़ियों को बाजार में बेचने पर आज मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। हाँ राम, वापस आते आते राजू के लिए दूध भी लेते आना। ये बहुत भूखा है, कब से रो रहा था। हाँ सीता, तुम चिंता मत करो। इन लकड़ियों को बेचकर जो कमाई होगी उनसे मैं बाजार से आते आते अपने बच्चे के लिए दूध लेता आऊंगा और हमारे लिए भी कुछ भोजन लेकर आऊंगा। राम, तुम बहुत मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। सीता, मैं पूरा दिन जंगल में सूखे पेड़ ढूंढकर उनकी लकड़ियाँ काटता हूँ। जानती हो, इस काम में बहुत मेहनत है, परंतु जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो ये मेहनत मुझे कुछ भी नहीं लगती और मैं ये सारा काम आसानी से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत फिक्र है। हाँ राम, हम भले ही काफी गरीब हैं, पर हम अपने जीवन से कभी मायूस नहीं हुए। हम हमेशा खुश रहेंगे। शाम होते ही राम अपनी सारी लकड़ियाँ उठाकर बाजार की तरफ निकल जाता है। राम एक लकड़ियों के सौदागर के पास पहुंचता है जो पेड़ की लकड़ियां खरीदा करता था। अरे राम भाई, आओ आओ। पिछले पूरे एक हफ्ते से तुम मेरी दुकान पे नहीं आए, क्या कहीं और जाकर लकड़ियां बेचना शुरू कर दी हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लकड़ियाँ बस आपको ही बेचता हूँ। बस पिछले एक हफ्ते से मुझे जंगल से कुछ ज्यादा लकड़ियाँ मिली ही नहीं, तो मैं आपको बेचने ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। खैर, आज तो तुम्हें काफी लकड़ियाँ मिल गई हैं। और बताओ, भाभी कैसी हैं? हाँ भैया, सीता भी बिल्कुल ठीक है। मैं बस इन लकड़ियों को बेचने आया था। अगर आज तुम इन लकड़ियों के सही दाम लगा दोगे तो मैं अपने घर कुछ भोजन ले जा पाऊंगा। देखो राम भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारी लकड़ियाँ ज्यादा खास नहीं लग रही। ये तो किसी सूखे पेड़ की लकड़ियाँ हैं जो पेड़ खत्म हो चुका था और तुम उस पेड़ की लकड़ियाँ काट के ले आए। इन पेड़ की लकड़ियों के दाम मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं दे सकता। अच्छा, तो फिर इन लकड़ियों के तुम मुझे कितने दाम दे सकते हो? देखो, जैसी ये लकड़ियाँ हैं, अगर तुम किसी और को बेचने जाओगे तो कोई इसके 5 रुपए भी नहीं देगा तुम्हें। परंतु तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके 10 रुपए देने को तैयार हूँ। बोलो। 10 रुपए? ये तो बहुत कम पैसे हैं भाई। इतने पैसों से तो मैं अपने घर पर सही से भोजन भी ले जा नहीं पाऊंगा। तो फिर ये पैसे मेरे किस काम के? हाँ देख लो भाई, जैसे तुम ईमानदारी से काम करते हो, इस तरह तो तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। इसमें ही तुम्हें अपना घर चलाना होगा। गांव के ज्यादातर लोग बेईमानी का धंधा कर रहे हैं और देखो वो कितना सुकून का जीवन जी रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। नहीं भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें बेईमानी हो। मैं ईमानदारी से अपने दरख्त काटूंगा और इनसे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे ही अपना घर चला लूंगा। भले ही मेरा जीवन थोड़ा कठिन है, परंतु इस ईमानदारी की कमाई में बहुत सुकून है। तुम्हारी बेतुकी बातें मुझे तो समझ में नहीं आती राम। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रहा था, परंतु तुम्हें समझ नहीं आता। अब अपने 10 रुपए लो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाई, तुम मुझे मेरे 10 रुपए ही दे दो
मैं उसमें ही खुश हूँ। एक ना एक दिन मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सीता, मैंने जितनी लकड़ियाँ काटी थी वो सब सूखे पेड़ की थी, इसीलिए दुकानदार ने मुझे बहुत ही कम पैसे दिए। उतने पैसों में बस ये भोजन ही आ पाया और मेरे पास जरा भी पैसे नहीं बचे। राम, हम 2 वक्त का भोजन खा पाते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। मुझे ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। सुबह होते ही राम जंगल में निकल जाता है। वो हर तरफ किसी ऐसे पेड़ को ढूंढ रहा था जो काफी मजबूत हो और जिसकी लकड़ियाँ काफी ज्यादा महंगी बिकें। अरे, इस कुत्ते को क्या हुआ? ये यहाँ पर आकर ऐसे भौंक क्यों रहा है? क्या हुआ तुम्हें? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भोजन चाहिए? लगता है ये बहुत भूखा है, तभी यहाँ पर आकर इतना शोर कर रहा है। ये सोच रहा है कि मैं इसे कुछ भोजन दे दूंगा, परंतु मेरे पास तो खुद 2 रोटियाँ हैं। कोई बात नहीं, एक रोटी इस मासूम कुत्ते को डाल देता हूँ। राम अपने झोले में से एक रोटी निकालकर उस कुत्ते को डाल देता है। भूखा कुत्ता फौरन से राम की दी हुई रोटी को खाने लगता है। खा लो, आराम से खा लो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सारा भोजन तुम्हारा ही है। ये बेचारा कुत्ता कितना भूखा था, लगता है इसने पिछले 2-3 दिन से जरा भी भोजन नहीं खाया होगा। अच्छा हुआ ये मेरे पास आया और मैंने इसे थोड़ा भोजन दे दिया। अब इसकी भूख शांत हो जाएगी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। राम रोज पेड़ की लकड़ियाँ काटता और तभी वो कुत्ता राम के पास आया था। राम उस कुत्ते को रोज एक रोटी डाल दिया करता था। जानते हो राम, हमारे घोंसले में कबूतरी ने अंडे दिए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी सुना है, जिसके घर पर कबूतरी अंडे देती है ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ राम, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये कितनी खुशी की बात है। शुक्र है ऊपर वाले का, अब हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। हम भी अब अच्छे दिन देखेंगे। अगले दिन राम जंगल में दोबारा से लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही कुत्ता मिल जाता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जैसे वो राम को कुछ बताना चाहता हो। अरे वाह, आज तो मैं लकड़ियाँ काटने के लिए पहुँचा भी नहीं और तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। परंतु तुम इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तभी वो कुत्ता राम को अपने पीछे पीछे कहीं ले जाने लगता है। राम उस कुत्ते को देखते देखते बस उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे बस करो, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी वो कुत्ता राम को ऐसी जगह लाता है जहाँ एक खजाने से भरा हुआ संदूक पड़ा हुआ था। राम उस खजाने से भरे हुए संदूक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ऐसे भी चमक सकती है। मुझे खजाने से भरा हुआ इतना बड़ा संदूक मिल गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मासूम कुत्ते, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए। ये खजाना मेरे जीवन भर के लिए काफी है। अब जब मैं सीता को ये खजाना दिखाऊंगा, वो कितना खुश हो जाएगी। वो मुझे हमेशा कहती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आज ये खजाना मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। राम अपने छोटे से घर पर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। सीता ये खजाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
राम अपना थोड़ा सा खजाना बेचकर गांव में एक अच्छा सा घर ले लेता है। सीता और राम अब दोनों उसी घर में खुश रहने लगते हैं। राम ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना, तभी राम को उसका फल मिला। आज राम और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विकास एक सीधा साधा आदमी था जो काम न मिलने के कारण काफी परेशान था। इस नदी के पास कितना सुकून है। बाहर ही मुझे सुकून मिल पाता है, क्योंकि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो हर समय बस काम 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 की ही बात करती है। अब मैं भी क्या करूं, जब मुझे इस गांव में कहीं भी काम मिलता ही नहीं। कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है, वरना मैं भी 2 पैसे कमा लेता और मेरी बीवी शांत हो जाती। खैर जो भी है, अब अगर मैं ज्यादा देर तक घर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझे और सुनाएगी, इसीलिए मुझे अब घर चलना चाहिए। विकास वहाँ से उठता है और अपने घर की तरफ चल देता है। आशा है कि मेरी पत्नी का मूड रोज की तरह आज भी खराब ना हो, वरना जब मैं उसे अपने काम ना मिलने के बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब मुझे अपनी पत्नी का गुस्सा झेलना ही होगा। विकास बड़बड़ाता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। तो आ गए तुम। बताओ जरा, आज अच्छी खबर है या बुरी? भगवान, अच्छी खबर तो कोई नहीं है। मैंने आज भी गांव में काम ढूंढा, परंतु हर बार की तरह आज भी मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुम काम ढूंढते ही नहीं हो, बस गांव का चक्कर लगाकर वापस आ जाते हो। नहीं भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रोज गांव में हर जगह जगह जाकर काम ढूंढता हूँ। अब मुझे कोई काम नहीं देता तो मैं क्या करूँ? लगता है किसी को मैं पसंद ही नहीं आता। हाँ, तुम किसी को पसंद नहीं आते। बस मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैंने तुम्हें पसंद कर तुमसे शादी कर ली। भगवान, ऐसा तो मत कहो। ठीक है, मैं फिर से काम ढूंढने जा रहा हूँ, और आज जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं आज काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। विकास चिंतित होकर घर से निकल जाता है। विकास जो भी काम करता था वो उसमें गड़बड़ कर देता था, इसी कारण कोई उसे काम पर नहीं रखता था, परंतु वो दिल का बहुत अच्छा था। अरे बाप रे, कितनी भारी है ये। अब मैं इन्हें और नहीं उठा पाऊंगी। अरे बाप रे, वो माँ जी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर ले जा रही थी और उनसे वो लकड़ियाँ गिर गईं। इस उम्र में इतना वजन उठाना ठीक नहीं है। चलो मैं जाकर उनकी मदद कर देता हूँ। विकास उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है। माँ जी, मैंने देखा आप लकड़ियों का ये इतना भारी गट्ठर उठा के ले जा रही थी, परंतु ये गिर गया। इस उम्र में इतना वजन उठाना ठीक नहीं है माँ जी। क्या करूँ बेटा, मेरे घर में कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, इसलिए ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है माँ जी। ठीक है, अब से जब भी आपको किसी मदद की जरूरत हो आप मुझे बुला लेना अपने घर। मैं आपकी मदद कर दूंगा, परंतु इतना वजन नहीं उठाना। बेटा, तू बहुत अच्छा है। चलो माँ जी, अब मैं आपके घर तक ये लकड़ियों का गट्ठर छोड़ देता हूँ। विकास वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी माई के साथ साथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर में विकास उस बूढ़ी माई के घर पहुंच जाता है और वो लकड़ियां वहीं रख देता है।
बेटा तेरा बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद की। ऊपर वाला तेरा भला करे। माँ जी, अब आपको जब भी मदद की जरूरत हो आप मुझे बुला लेना। मेरा घर यहीं पास में ही है। ठीक है बेटा। कुछ समय बाद विकास चाय की टपरी पर अपने दोस्त मनोज से मिलता है। क्या हुआ मेरे दोस्त, चाय ज्यादा ठंडी हो गई है क्या? और तू ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहा है? अरे मनोज, तुझे तो पता है यार, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरी पत्नी मुझे हर समय सुनाती रहती है और मुझे गांव में कहीं काम मिलता ही नहीं। ओह अच्छा, इसका मतलब तेरा काम का मसला अभी तक चल रहा है। इसका कोई समाधान नहीं निकला क्या? नहीं मनोज, अगर मुझे काम मिल गया होता तो मैं ऐसा मुंह बनाकर हर जगह थोड़ी घूम रहा होता। तेरे पास अगर कुछ काम हो तो तू मुझे जरूर बताना। हाँ, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरी थोड़ी मदद तो कर सकता हूँ। मेरे मालिक हैं हरिया चंद, उनके खेत में मैं काम करता हूँ। उनसे बात करके उनके खेत में ही तुझे भी लगवा देता हूँ। क्या बोलता है? अरे वाह, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे काम मिल जाएगा, मैं वहाँ मन लगाकर काम करूँगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, आजा, चल मेरे साथ, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। वो दोनों हरिया चंद के पास पहुंच जाते हैं। अरे मनोज, आ गया तू? हाँ, परंतु अपने साथ ये किस मंद बुद्धि को उठा कर ले आया? मालिक, ये कोई मंद बुद्धि नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आपके खेत में कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त को भी आपसे कहकर इसी खेत में लगा देता हूँ। वैसे भी हमारे खेत में आदमियों की बहुत जरूरत है। हाँ, तूने सही कहा, परंतु हमें काम के आदमी चाहिए। कोई ऐसा आदमी हो जो समझदार हो और खेत की अच्छी खासी देखभाल कर सके। मालिक, चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे काम पर रखेंगे तो मैं आपका सारा काम मन लगाकर करूँगा और आपके काम में कोई भी खराबी नहीं आएगी। ठीक है मनोज, इसको एक गाय दे दो। आज ये उस गाय के साथ पूरे खेत में हल चलाएगा। ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। विकास खेत में गाय के पास आ चुका था, परंतु वो गाय अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। चल चल, आगे बढ़ आगे बढ़। अरे इसे क्या हुआ? ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही। अगर ये चलेगी नहीं तो मैं पूरे खेत में हल कैसे चलाऊंगा? ऐसे तो मालिक मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। लगता है ये बहुत ढीठ गाय है, इसकी दुम मोड़नी पड़ेगी तभी ये आगे बढ़ेगी। विकास गाय की दुम को छेड़ने लगता है। तभी वो गाय गुस्से में विकास को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। अरे मेरी गाय भाग गई, कोई पकड़ो उसे। अरे ये कैसा आदमी लाके दिया है तूने? पहले दिन काम करने के बजाय मेरी गाय ही भगा दी। तू और तेरा दोस्त दोनों निकलो मेरे खेत से, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकालता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये नौकरी तो हाथ से गई। अब लगता है दोबारा से कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लो, खाओ मुफ्त का भोजन। भगवान, मैंने आज पूरे दिन काम ढूंढा है, मैं बहुत थक गया हूँ। और जानती हो, मुझे आज एक जगह काम मिल भी गया था, एक खेत के अंदर, परंतु वहाँ पर गाय मुझे लात मारकर भाग गई और मालिक को मुझ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे उसी समय काम से निकाल दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम यही सब कर सकते हो, काम कभी नहीं करोगे। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो भगवान, कल मैं दोबारा से काम ढूंढने जाऊंगा और अब मैं काम ढूंढ कर ही रहूंगा। अगली सुबह विकास फिर से काम ढूंढने निकल जाता है।
अच्छा हुआ मुझे याद आ गया गोपी भैया के बारे में। उनके पास तो बहुत सारे जानवर हैं और उनको जरूर काम करने वाले की जरूरत होगी। वो मुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। मुझे उनके पास जाकर उनसे बात करनी होगी। एक बार बस काम मिल जाए तो मैं इस चिंता से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। विकास गोपी चंद के पास पहुंच जाता है। विकास, तुम भी मेरे पास बकरी का दूध लेने आए हो। बताओ तुम्हें कितना दूध चाहिए? हाँ, अरे नहीं भाई, मैं बकरी का दूध लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आपको किसी आदमी की जरूरत है क्या जो आपके ये सारे काम कर सके। मुझे भी काम चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लोगे तो आपका बहुत भला होगा भाई। हाँ, काम करने वाला तो चाहिए, परंतु इन बकरियों के लिए नहीं। इन्हें तो मैं खुद देख लेता हूँ। मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बस मैं उन्हें समय नहीं दे पाता। अगर तुम मेरी मुर्गियों का सही तरह से ध्यान रख लोगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। बस तुम्हें मुर्गियों का ध्यान रखना है और उन्हें भोजन डालना है। हाँ भाई, ठीक है, मैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी मुर्गियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उन्हें हर समय का भोजन समय से दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आज से ही तुम काम पर लग जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और ये इतनी जोर जोर से चीख रही है। इसका मतलब इन्हें भूख लगी है। अरे मैं तो भैया से भोजन लाना ही भूल गया इन मुर्गियों का। मुझे अभी वापस जाकर गोपी भैया से इन मुर्गियों का भोजन लाना होगा। गोपी मुर्गियों का भोजन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है, परंतु वो कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। तभी मौका देखकर वो सारी मुर्गियाँ उस कमरे से निकल जाती हैं और विकास के सामने से भाग जाती हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने गलती से उस कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये सारी मुर्गियाँ तो भाग गई। अब इन्हें कौन पकड़ेगा? अब तो मैं दोबारा गोपी भैया के पास भी जा नहीं सकता। वो मुझे बहुत डांटेंगे। लगता है ये नौकरी भी गई। महारानी जी, हमने कुछ अहम निर्णय लिया है। हम आपको बताना चाहते थे। क्या हुआ महाराज? आप क्या कहना चाहते हैं? महारानी जी, हमने फैसला कर लिया है। आने वाले समय में इस पूरे राज्य का महाराज हमारा भाई नहीं, बल्कि हमारे ये छोटे राजकुमार बनेंगे और इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। अरे वाह महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस राज्य के महाराज बनने का हक हमारी संतान का ही है। जी महारानी जी, इसीलिए हम आपको ये बात बताना चाहते थे। अगर आपको हमारे इस फैसले पर आपत्ति है तो आप हमें अभी बता दीजिए। नहीं महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बच्चा ही अगला राजा बनेगा। ये सारी बातें छुपकर महाराज का छोटा भाई गुनसुमना सुन रहा था। अरे वाह, इस राज्य को बनाने में मैंने अपने बड़े भाई इस राज्य के महाराज का बहुत साथ दिया और इसका सिला मुझे ये मिल रहा है। अब इस राज्य का अगला महाराज मैं नहीं बन सकता। महाराज चाहते हैं कि उनका बेटा ही इस राज्य का अगला महाराज बने, परंतु ये सुनकर मेरा खून खौल गया है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर मैं इस राज्य का महाराज नहीं बन सकता तो उस छोटे शहजादे को भी इस राज्य का महाराज कभी नहीं बनने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फैसले को रोक कर रहूंगा। मेरा नाम भी गुनसुमना है और मैं ही इस राज्य का अगला महाराज बनूंगा। आज घर जाना ही बेकार है। अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चलेगी कि मुझे आज भी नौकरी नहीं मिली तो वो मुझे बहुत सुनाएगी और मैं उसकी बातें नहीं सुन सकता। मैं रोज अपनी पत्नी से कहता हूँ कि मुझे आज काम मिल जाएगा, परंतु मैं निराश होकर ही घर लौटता हूँ।
आज रात मैं घर ही नहीं जाऊंगा। ना मैं घर पहुंचूंगा, ना मेरी पत्नी मुझे बातें सुना पाएगी। चुप हो जाओ, क्यों इतना रो रहे हो? महारानी जी, अपने इस बच्चे को जरा मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? सुनो महारानी, अपना बच्चा इधर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अगर मैं इस राज्य का महाराज नहीं बन सका तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी इस राज्य का महाराज कभी नहीं बनने दूंगा। लाओ दो ये बच्चा। गुनसुन्ना महारानी से उस राजकुमार को छीन लेता है और राजमहल से निकल जाता है। महाराज, महाराज, वो ले गया हमारे बच्चे को। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? गुनसुन्ना ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो हमारा भाई है। अगर उसने ऐसा किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने बच्चे को वापस जरूर लाएंगे। महाराज, वो आपका भाई, वो महाराज बनना चाहता है और वो कभी हमारे बच्चे को महाराज नहीं बनने देगा। वो उसे मार देगा। महाराज, मेरा बच्चा, उसे वापस ले आइए। अब इस छोटे राजकुमार को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरा भाई इसे हमेशा याद रखेगा और फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। उसके बाद मैं इस पूरे राज्य पर राज करूंगा। गुनसुन्ना ही इस राज्य का अगला महाराज बनेगा। सैनिकों, हमारा छोटा भाई गुनसुन्ना इस राज्य का गद्दार है। उसने हमारे बच्चे का अपहरण कर लिया। वो उसे मारना चाहता है। वो चाहता है हमारे बच्चे को मारकर वो इस राज्य का अगला महाराज बने, परंतु हमारे रहते ये सब कुछ नहीं हो सकता। जाओ, हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। गुनसुन्ना नहीं बचेगा, हम गुनसुन्ना को नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत कीजिए महाराज, हम गुनसुन्ना को नहीं छोड़ेंगे। हम राजकुमार को वापस ले आएंगे महाराज। उसने बहुत बड़ी गलती की है। महाराज के सैनिक निकल जाते हैं और गुनसुन्ना को पूरे जंगल में हर जगह ढूंढने लगते हैं, परंतु बहुत ढूंढने के बाद भी गुनसुन्ना उन्हें कहीं नहीं मिलता। ढूंढो ढूंढो सैनिकों, मुझे हर जगह ढूंढो, परंतु जब तक मैं इस छोटे राजकुमार की आरती नहीं उठा देता तुम में से कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी तुमने मुझे इस राज्य का महाराज नहीं बनाया। अब तुम अपने काले कारनामों का परिणाम भुगतोगे महाराज। डूब जाओ इस पानी के अंदर। अब इसी झील में तड़प तड़प कर तुम्हारी मौत होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मर जाओगे तुम यहीं, और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस पूरे राज्य की बागडोर संभाल लूंगा। मैं ही यहाँ का राजा बन जाऊंगा। इतना कहकर गुनसुन्ना वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सारी बातें विकास चुपकर सुन रहा था। अरे बाप रे, ये महाराज का छोटा भाई गुनसुन्ना तो बहुत दुष्ट निकला। मैं तो इसे बहुत अच्छा समझता था। इसने तो राजकुमार को नदी में छोड़ दिया। ऐसे तो छोटे राजकुमार पानी में डूब जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे राजकुमार को इस पानी में से निकालना होगा। राजकुमार को मुझे सुरक्षित रखना होगा। विकास जल्दी जल्दी उस झील की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर राजकुमार को झील से बाहर निकाल लेता है। विकास छोटे राजकुमार को लेकर उस झील से दूर चला जाता है। शुक्र है मैंने सही समय पर जाकर राजकुमार को उस झील से निकाल लिया, नहीं तो आज राजकुमार की उस पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती। मुझे अब राजकुमार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर छुपना होगा, जहाँ तक वो गुनसुन्ना ना पहुँच सके। अगर उसने मुझे राजकुमार के साथ देख लिया
तो वो देखते ही हम दोनों को मार डालेगा। कुछ ही दूर विकास को एक गुफा नजर आती है। अरे वाह, ये गुफा सही रहेगी। अगर मैं इस गुफा के अंदर जाकर छुप जाऊंगा तो वो घुन सुनना मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। दोस्त, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ है हमारा राजकुमार? तुम हमारे भाई होकर हमारे साथ गद्दारी करोगे, हमने ये कभी नहीं सोचा था। महाराज, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आपने कभी भी मुझे इस राज्य का महाराज बनाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने आपके बच्चे को मार डाला। राजकुमार अब मर चुका है। क्या? ये तुमने क्या किया? अगर तुमने ऐसा किया है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज, अगर मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता तो मैं आपके वंश को भी यहाँ राज करने नहीं दूंगा। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। उस नदी में डुबो डुबो कर वो अब मर चुका होगा। तुम हमारे भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक हो। तुमने अनर्थ कर दिया दुष्ट। अब तुम अपना सारा जीवन कारावास में निकालोगे और वहीं घुट घुट कर मर जाओगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम मुझे भले कारावास में डाल दो या फिर जान से मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया है। सैनिकों, इस दुष्ट को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और कारावास में डाल दो। और जब तक ये मर ना जाए, कारावास का दरवाजा कभी ना खोलना। सैनिक महाराज के आदेश पर गुनसुन्ना को कारावास में डाल देते हैं। अरे बाप रे बाप, इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है। विकास गुफा के अंदर पहुंचता है तो वहाँ उसे एक तांत्रिक बाबा नजर आते हैं। आओ मेरे बच्चे, कौन हो तुम और यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? बाबा जी, मैं इस गुफा में छुपते छुपाते आया हूँ। मैं यहाँ कुछ समय तक बैठना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पीछे महाराज का एक दुश्मन लगा हुआ है जो इस छोटे से बच्चे को मारना चाहता है। मैं बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाकर यहाँ पर आकर छुपा हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो और बहादुर भी हो। आओ आओ मेरे पास बैठ जाओ। मार डाला ना। आखिर उसने मेरे बच्चे को मार दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं जानते थे हमारा भाई हमारी आस्तीन का सांप है। वो हमारे साथ ऐसा करेगा हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बहुत दुष्ट है। उसे हमने हमेशा के लिए कारावास में बंद कर दिया है। बेटा, बताओ अपने बारे में। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम विकास है, परंतु मैं हमेशा काम ना मिलने की वजह से चिंतित रहता हूँ। मुझे कोई काम पर नहीं रखता और जो भी काम पर रख लेता है मुझसे वहाँ कोई गलती हो जाती है और वो मुझे काम से तुरंत निकाल देता है। बेटा, तुम बहुत बहादुर और एक अच्छे दिल के इंसान हो। तुम्हारे साथ सब कुछ एकदम अच्छा होने वाला है। क्या बाबा जी, आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मेरी किस्मत चमकने वाली है? मेरे साथ अब सब कुछ अच्छा होगा? हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी किस्मत का फल अब मिल चुका है। इस बच्चे को इसकी सही जगह पर पहुंचा दो। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। विकास बाबा जी की बात मान जाता है और वो छोटे राजकुमार को लेकर राजमहल की तरफ निकल जाता है। राजमहल पहुंचकर वो छोटे राजकुमार को महारानी को सौंप देता है। महारानी बहुत खुश हो जाती है। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हमारा राजकुमार अब तक जिंदा है। मेरे दुष्ट भाई ने मुझसे कहा था कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया, परंतु तुम जैसे नेक और बहादुर इंसान ने मेरे बच्चे को बचा लिया। महाराज, आपका भाई बहुत दुष्ट है। वो इस छोटे राजकुमार को पानी में डुबाकर मारना चाहता था। वो तो सही समय पर मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इस बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया।
तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा उपकार है विकास। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे राजमहल में हमारा भाई मंत्री की जगह काम करता था। हम चाहते हैं कि तुम अब हमारे मंत्री बन जाओ ताकि हमें एक ईमानदार मंत्री मिले। अरे वाह, बाबा जी ने सही कहा था, मेरी किस्मत बदलने वाली है। मुझे एकदम से इतनी बड़ी राजमहल में नौकरी मिल गई। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस राजमहल का मंत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं मंत्री बन जाऊंगा महाराज। ठीक है, आज से तुम हमारे मंत्री हो और तुम्हारी देखभाल हमारे जिम्मे है। ये सुनकर विकास बहुत खुश हो गया था। जहाँ उसे गांव में कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, वहीं अब वो राजमहल का मंत्री था। विकास की पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और अब विकास सुख शांति से रहने लगा। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इस कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।